हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से है। आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इंट्रो में पहले ये बता रखा है कि तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि खुश नहीं रहते, किसी ना किसी दिक्कत में होते हैं, कोई ना कोई ट्रबल फेस कर रहे होते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते, और उनका दिमाग और दिल दोनों ही दुख से भरे होते हैं। बिल्कुल मतलब रेस्ट नहीं करते, वो केयर फ्री तो बिल्कुल नहीं होते। कोई ना कोई टेंशन होती है उन्हें हमेशा, और उन्हें लगता है कि अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ बहुत दर्दनाक है, पेनफुल है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। और उनकी लाइफ में मतलब उनको अपनी लाइफ ऐसे लगता है कि किसी मतलब से नहीं जी रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उनके जीने का, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उन्हें कि उनकी लाइफ चल रही है, जी रही है। मतलब वर्थ हैविंग जो एक होती है ना, वो वाली फीलिंग कि हम वैल्यू है इस चीज़ की, ये ऐसे इंपॉर्टेंस मिलती है उन्हें। ऐसा नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई भी मतलब ऐसे वर्थ है, या उन्हें अधूरा टाइप का लगता है, उनके जीने का कोई मकसद नहीं है, लाइक ये वाली फीलिंग। अब फेमस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल युंग, हमें इनके बारे में पता ही है। इन्होंने ये बोला है कि कैसे मतलब एक इंसान कैसे बिना अपनी शैडो कास्ट करे कैसे बता सकता है अपनी डार्क साइड के बारे में। यानी कहने का मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसे कोई इंसान पूरा है जब तक उसने अपनी शैडो ही नहीं बनाई, या जब तक उस इंसान की शैडो नहीं बनी उससे पहले तक कैसे वो इंसान कंप्लीट एक ह्यूमन है उसकी, क्योंकि एक डार्क साइड भी होगी। और अगर उसे पूरा होना है तो अपनी शैडो के साथ भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर वंस मोर दैट आई एम ह्यूमन बीइंग लाइक एनी अदर। और उसी से उसे पता लगेगा, या ये बात याद आएगी कि वो भी बाकियों की तरह ह्यूमन्स है, क्योंकि ह्यूमन की तो शैडो बनती है ना, हमें पता है। शैडो के बिना ह्यूमन अधूरा है, शैडो नहीं है तो वो ह्यूमन नहीं है, फिर वो कुछ और ही है। ठीक है। और इसमें लिखा है कि कभी कभार मतलब हम लोग भी नर्वस फील करते हैं एग्ज़ाम से पहले, या टेंशन में होते हैं, और हमें चिंता हो रही होती है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर कि हम आगे क्या करेंगे। हम बहुत वरिड होते हैं जब कोई बहुत हमारे क्लोज़ है, कोई इंसान, और वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब हम मेजर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं किसी न किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में। क्योंकि दिक्कतें सबकी लाइफ में आती है, किसी की भी लाइफ एकदम स्मूथ नहीं चल रही होती, अप हिल्स, अप एंड डाउन, ये सब आते रहते हैं सबकी लाइफ में। लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन होता है अपने प्रॉब्लम्स के प्रति जो उन्हें लाइफ में फ़ेस करनी पड़ती हैं, जो स्ट्रेसेस उन्हें लाइफ में फ़ेस करने पड़ते हैं उनके प्रति। इस चैप्टर में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गलत हो जाता है लोगों के साथ, जो लोग डेवलप कर लेते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, दिमागी दिक्कतों को, और क्या इनके कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर वो लोग दिखाने लग जाते हैं, क्या साइंस या सिम्टम्स ऐसे लक्षण होंगे, क्या मतलब चीज़ें उनके बिहेवियर में हमें देखने को मिलेंगी जिन्हें हम एसोसिएट कर पाएंगे अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ, दिमागी प्रॉब्लम्स के साथ। तो जो स्टडी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, वो उसके बारे में मतलब उसकी हिस्ट्री बाहर लाई गई थी, मतलब 2500 ईयर्स से पहले ही बहुत सारे कल्चर्स जो है मिस्टिफाई कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, और बहुत सारे उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि इनको कॉमनली बोला जाता है, ये अनयूजुअल है, ठीक है, सबको नहीं होते, कॉमन नहीं है, और ये हमें अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, और जिस इंसान को हो रहा है और जो उस इंसान के आसपास है उनके लिए डरावने भी साबित हो सकते हैं, थोड़े बहुत स्केरी भी हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमागी प्रॉब्लम है, कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। जैसे कि अनहैप्पीनेस हो गई, खुश ना रहना, या कंफर्ट ना मिल पाना, डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग, एनजाइटी, चिंता होना, और अपनी लाइफ का या जो खुद का एक इंसान का पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ ना कर पाना, अपने गोल तक ना पहुंच पाना, या अपनी काबिलियत ना देख पाना, अनरियलाइज पोटेंशियल, ये सब देखे जाते हैं वर्ल्ड में, लोग फेस करते हैं, या ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं दुनिया में, लोग जो अचीव नहीं कर पाते उसकी वजह से दुख होना एंड ऑल, ये सारे फेलियर्स
ये सारे फेलियर्स जो लोगों को फेस करने पड़ते हैं ये इसी वजह से आते हैं, क्योंकि लोग अपने जो लाइफ में उनके चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो चैलेंजेस आएंगे, जो उन्हें स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा लाइफ में, उनके साथ वो खुद को ढाल नहीं पाते, उनमें अडाप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से उनको ये सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। मान लो वो अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाए, वो अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, उनको कंफर्ट नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, या फिर वो चिंता में है, वरिड है, टेंशन में है। ठीक है, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो अडेप्टेशन होती है, पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो मॉडिफाई कर सके अपने बिहेवियर को, खुद को बदल सके जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रही है उस हिसाब से, या जैसे जैसे इन्वायरमेंट डिमांड कर रही है और इन्वायरमेंट की जैसे उसके आसपास के एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है जो कि चेंज हो रही है, उस हिसाब से वो अपना बिहेवियर भी उसमें ढाल सके या उस इन्वायरमेंट में ढलना सीख सके। ठीक है, तो अडेप्टेशन यही होती है कि person's ability to modify her or his behavior in response to his or her changing environmental demands or requirements। जब बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, जैसी सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरतें हैं उस हिसाब से अगर बिहेवियर नहीं बदल पाएगा इंसान का, तो उस बिहेवियर को फिर माल अडेप्टिव बोला जाएगा, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाया खुद को उस तरह के इन्वायरमेंट में जैसा कि उससे करना चाहिए था, या जैसा उस इन्वायरमेंट में होना चाहिए था, बिहेव करना चाहिए था, वो वैसा नहीं कर रहा, तो उससे डिविएट हो रहा है, गलत दिखा रहा है कुछ, तो माल अडेप्टिव। या जो सोसाइटी के नॉर्म्स और रूल्स हैं उनके खिलाफ उसको फॉलो नहीं कर रहा, उनके साथ नहीं जा रहा, तो वो माल अडेप्टिव है। ठीक है, कन्फॉर्मिंग बिहेवियर नहीं दिखा रहा, नॉर्मैलिटी नहीं है उसमें, एबनॉर्मल चीज़ आ रही है। जब बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाए, बेसिकली बिहेवियर कैन नॉट बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सिचुएशन, तो उसे माल अडेप्टिव बिहेवियर कहेंगे। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी एक एरिया है साइकोलॉजी के अंदर जो कि फोकस करता है माल अडेप्टिव बिहेवियर के ऊपर ही, और उसके कॉजेज़ के ऊपर, ये बिहेवियर होता क्या है, इसके कारण क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इसके एक इंसान की लाइफ पे क्या क्या असर, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस डालेगा ये बिहेवियर उस पर्सन की लाइफ पे, ट्रीटमेंट इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये सही हो सकता है। अगर ये किसी पर्सन में देखने को मिलता है, या कोई पर्सन अगर ये दिखा रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को हो गया है, तो अब आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वैसे एबनॉर्मैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि ओवर द ईयर्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन किसी को भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, मतलब कोई भी एक पक्की डेफिनेशन नहीं कह सकते कि एबनॉर्मैलिटी की अभी तक बनी है, या हम ये बोलें कि हाँ एबनॉर्मैलिटी की प्रॉपर डिफाइन ये होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ डेफिनेशंस में कुछ कॉमन फीचर्स देखे जाते हैं, 4 Ds, ये हमें पता होना चाहिए, 1 मार्क में ही पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, MCQ में भी। ये 4 D कौन सी हैं? डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर। नाम से ही पता लग रहा है। और यहाँ पे इसमें बता रखा है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेविएंट होते हैं, मतलब कि अलग होते हैं। जब लोग अपनी राह भटक जाए ना, तो मतलब उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अलग होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, बिज़ायर होते हैं, अजीब होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं जब लोग ऐसा डेविएंट को जो बिहेवियर दिखाते हैं, भटका हुआ। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग, ऑब्वियसली ना खुश करने वाले होते हैं उस पर्सन को भी जिसमें है, और उसके आसपास वालों को भी गलत तरीके से इफेक्ट करेगा। अनप्लेजेंट है और अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू अदर्स, जो पर्सन कर रहा है उसके लिए भी सही नहीं है, और जिस एरिया में वो कर रहा है या जो लोग उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली गलत बिहेवियर दिखा रहा है, डिस्ट्रेस में डाल रहा है, वो स्ट्रेस में डाल रहा है सबको, वो भी नेगेटिव वाले स्ट्रेस में। डिसफंक्शनल मतलब उस पर्सन की जो एबिलिटी होती है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नॉर्मल चलाने की या डेली रूटीन में अपने आप को ढालने की, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसे इंटरप्ट कर रहा है कि वो ढंग से अपने रोज़ के काम ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, डेंजरस उस पर्सन के लिए भी जिसमें ये डिसऑर्डर्स हैं, और ऑब्वियसली उसके लिए भी जो उस पर्सन को झेलते हैं या उसके आसपास रहते हैं उनके लिए भी डेंजरस है, क्योंकि उनको एक ऐसे इंसान को झेलना पड़ रहा है जैसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है। ये डेफिनेशन यूज़फुल है देखा जाए तो, क्योंकि इससे हम साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी का मतलब निकाल सकते हैं। वैसे वर्ड एबनॉर्मल का मतलब साफ साफ यही होता है कि नॉर्मल से अलग या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से भटका हुआ, नॉर्मल से अलग डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और ये इम्प्लाई करता है कि कुछ क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स या स्टैंडर्ड से डिविएट हो गया, इंसान भटक गया है। नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स एक सोसाइटी में तुम्हारे अनरिटन और अनस्पोकन रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस जो सबको पता है फॉलो करनी है। या जब हम एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में रह रहे हैं किसी ग्रुप के बीच में, तो हमें इतना पता होता है कि हमें कैसे बिहेव करना है और कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब कौन सा बिहेवियर दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना।
ये अनरिटन है, कहीं पे लिखे लिखे हुए नहीं है, या कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में लाइक लिखे भी होते हैं तो वो भी नॉर्म्स ही हैं जो फॉलो करने हैं, रूल्स गाइडलाइंस। अनस्पोकन है, किसी को बताए नहीं जाते, किसी को बोला नहीं जाता इन्हें करने के लिए, किसी को लिख के नहीं दिया जाता, अपने दिमाग में है। हमें पहले से पता है कि हमें कहाँ पे क्या बिहेवियर दिखाना है और कैसे लोगों के बीच एक्ट करना है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में हमारे पास कोई आइडियल मॉडल या कोई नॉर्मल मॉडल नहीं है ह्यूमन बिहेवियर का जिसको हम एज़ फॉर कंपैरिजन यूज़ कर सकें। मतलब हम किसी भी तरह के ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल कह ही नहीं सकते, ठीक है। ये बोलना चाह रहे हैं। ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि अलग करती हैं, डिफरेंस बताती हैं हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में। इन अप्रोचेज़ के थ्रू ही दो बेसिक और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ निकल के आते हैं। पहली अप्रोच व्यू करती है या देखती है एबनॉर्मल बिहेवियर को, बताती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब है सोशल नॉर्म्स से या सोसाइटी के रूल्स से भटकना, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि एबनॉर्मल एक ऐसा लेबल है जो कि किसी बिहेवियर को दे दिया गया है तब जब वो सोशल एक्सपेक्टेशन से अलग है या उनसे हटकर है। यानी कि जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है या जो तुमसे उम्मीद रख रही है कि तुम ऐसा बिहेव करोगे, तुम वैसा बिहेव नहीं कर रहे, तुम उससे बिल्कुल डिफरेंट बल्कि और ज़्यादा अजीब और अलग ही कुछ दिखा रहे हो, तो वो एबनॉर्मल में आ जाता है। एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल विचार, थॉट्स और ऐसे इमोशंस, फीलिंग्स जो कि मतलब नोटिस किए जा सकते हैं, डिफ़र करते हैं सोसाइटी के जो आइडियाज़ होते हैं ना प्रॉपर फंक्शनिंग के, उनसे डिफ़र करते हैं। हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं जो या तो लिखे जाते हैं या अनस्टेटेड रूल्स हैं एक प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए, मतलब सोसाइटी में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे उसके लिए। बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स को तोड़ दे, वो एबनॉर्मल है। क्योंकि वैसा कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ तुम लोग दिखा रहे हो, तो वो अलग ही एकदम हटके, तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो सोसाइटी के रूल्स से बाहर ही जा रहा है तो वह एबनॉर्मल में आ जाएगा। सोसाइटी के नॉर्म्स उसके कल्चर से निकल के आते हैं, उसके कल्चर से बनते हैं। सोसाइटी का पर्टिकुलर कल्चर कौन सा वो फॉलो करती है, उस हिसाब से वो अपने रूल्स एंड नॉर्म्स बनाती है। या उसकी सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, मान्यता क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, हैबिट्स क्या हैं, स्किल्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, आर्ट्स क्या है वहाँ पर। तो सोसाइटी जिसका कल्चर वैल्यू करता है कंपटीशन को और असर्टिवनेस को, वो एक्सेप्ट करती है अग्रेसिव बिहेवियर को। वहाँ और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो सोसाइटी एम्फेसिस करती है, जोर देती है कॉपरेशन पर और फैमिली वैल्यूज़ पर, जैसे कि इंडिया में देखा जाए, तो वह अग्रेसिव बिहेवियर को अनएक्सेप्टेबल मानेगी। मतलब जो गलत है या जो नहीं होना चाहिए, जिसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और एबनॉर्मल भी कहेगी, तभी अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। सोसाइटी की वैल्यूज़ टाइम के साथ साथ बदल सकती हैं और उसी की वजह से जो व्यूज़ हैं साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल को लेकर, वो भी टाइम के साथ साथ बदल सकते हैं। क्योंकि जब वैल्यूज़ बदलेंगी तो एबनॉर्मलिटी को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा सोसाइटी का। कुछ सीरियस क्वेश्चन जो कि उठाए जाते हैं इस एबनॉर्मलिटी की डेफिनेशन पर, इस असम्पशन पर बेस करते हैं कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होता, ठीक है। मतलब इस एक बिलीफ पर ये चीज़ बेस करती है कि जो बिहेवियर सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है, ये जो बिहेवियर सब दिखा रहे हैं वो तुम भी दिखा सकते हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो नॉर्मल है, क्योंकि वो सब दिखा सकते हैं, अब नॉर्मल नहीं है। तुम कुछ अलग हट के स्ट्रेंज या कुछ गलत नहीं कर रहे जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। साफ सीधी बात वही बोलना चाह रहे हैं कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होता और नॉर्मैलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स के अलावा। मतलब नॉर्मैलिटी या नॉर्मल होने का साफ सीधा मतलब यही है कि तुम सोशल नॉर्म्स को मानते हो, फॉलो कर रहे हो और उनके साथ कन्फॉर्म कर रहे हो। नॉर्मैलिटी इज़ व्हाट, कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। दूसरी अप्रोच जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को ऐसे देखती है या फिर ऐसे बताती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर माल अडेप्टिव है। जब इंसान खुद को अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के चेंजिंग सिचुएशंस में नहीं ढाल पा रहा या अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका बिहेवियर माल अडेप्टिव है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो बेस्ट क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने के लिए नॉर्मैलिटी ऑफ बिहेवियर को, वो बल्कि ये नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, और मतलब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सुनो। ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, सब मानते हैं कि जो बेस्ट क्राइटेरिया है, बेस्ट तरीका है डिटरमाइन करने का बिहेवियर की नॉर्मैलिटी को, या बिहेवियर नॉर्मल है ये इंडिकेट, इस बात को इंडिकेट करने के लिए,
वो ये नहीं है कि जो बिहेवियर, जैसे हमने ऊपर वाली अप्रोच में पढ़ा कि जो बिहेवियर सोसाइटी के रूल्स के साथ फॉलो कर रहा है, जिस बिहेवियर को सोसाइटी एक्सेप्टेबल मानती है, वो नॉर्मल है। नहीं, ये बोलना चाह रहे हैं दूसरी अप्रोच में कि नॉर्मलिटी ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट वेदर विच सोसाइटी एक्सेप्ट, जो बिहेवियर सोसाइटी एक्सेप्ट करिए सिर्फ वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल है बिहेवियर जो कि उस पर्सन के वेलबींग को, उस इंडिविजुअल के वेलबींग को ग्रो करता है, उस इंडिविजुअल के वेलबींग को, हेल्थ को बढ़ावा देता है। भाई जो करके तुम्हें अच्छा लग रहा है वही तुम्हारे लिए अच्छा है ना, तुम्हारे आसपास वालों के लिए, ये जो करके तुम्हें खुशी मिल रही है। या फिर इवेंचुअली ऑफ द ग्रुप टू विच ही और शी बिलोंग्स, ऑब्वियस सी बात है, वो बिहेवियर नॉर्मल है, या वो नॉर्मलिटी ऑफ बिहेवियर है इफ़ इट फोस्टर्स वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ द ग्रुप टू विच इंडिविजुअल बिलोंग्स। उस इंडिविजुअल का वेलबींग तो वो बढ़ा ही रहा है, उसकी हेल्थ की मेंटेनेंस तो अच्छे से हो ही रही है, फिजिकली, मेंटली एंड इन ऑल एस्पेक्ट्स, बल्कि वो इंडिविजुअल जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका वेलबींग भी अच्छा हो रहा है। तो ये हुआ ना नॉर्मलिटी ऑफ बिहेवियर, तो ये नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, वेलबींग सिर्फ एक मेंटेनेंस या सर्वाइवल नहीं होता, वेलबींग के अंदर ग्रोथ और फुलफिलमेंट भी आ जाती है। जब वो इंसान अपना पोटेंशियल जो है, उसकी काबिलियत, उसको एक्चुअलाइज कर ले, उसे समझ ले और अपना गोल जो लाइफ का उसका एम, मकसद है कुछ, उसे अचीव कर ले, एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल हो जाए उसका। जैसे कि हमने देखा ना मास्लो की नीड हायरार्की में, जो लास्ट नीड होती है एक इंसान की ज़रूरत, वही अपने सपना पूरा करने वाली, तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए, वो अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव कर ले, अपनी काबिलियत देख ले, उसे अपना टैलेंट, पैशन के बारे में पता लग जाए, एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल हो जाए। इस क्राइटेरियन के हिसाब से कॉन्फॉर्मिंग बिहेवियर को तुम देख सकते हो एज एब नॉर्मल, अगर वो माल अडेप्टिव है तो, यानी अगर बिहेवियर माल अडेप्टिव होगा तो वह अब नॉर्मल हो जाएगा, और अगर वो इंटरफेयर करेगा तुम्हारे रोज़ के फंक्शनिंग में, ऑप्टिमल फंक्शनिंग में या ग्रोथ में, तो भी वह एबनॉर्मल बिहेवियर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्टूडेंट है क्लास में जो चुप ही रहता है, चुप ही रहना चाहता है, तब भी जब उसके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जब उसे डाउट्स आ रहे हैं, तब भी वो चुप ही है, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। बिहेवियर को एज मालअडैप्टिव बताना या एज मालअडैप्टिव बताने का ये मतलब है कि वहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और ये भी सजेस्ट करता है कि उस इंडिविजुअल में वल्नरेबिलिटी है। हाँ, वल्नरेबिलिटी, यानी वो इंडिविजुअल वल्नरेबल है, एट रिस्क पर है, उसके अंदर चांसेस हैं उस इंडिविजुअल की कि वो डेवलप कर सके आगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को। इनेबिलिटी टू कोप है, वो कोप नहीं कर पाएगा, हैंडल या टैकल नहीं कर पाएगा स्ट्रेस के साथ, अपनी लाइफ के टेंशन के साथ। और या फिर एक्सेप्शनल स्ट्रेस है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर खुद को डाल नहीं पा रहा, तभी उसका बिहेवियर अडेप्टिव नहीं है, माल अडेप्टिव है, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो वल्नरेबिलिटी था, एक सेकेंड, वल्नरेबल से वल्नरेबिलिटी, जिसकी वजह से वो पर्सन एट रिस्क पर है, या ऐसे चांसेस हैं जिसकी वजह से वो डेवलप कर सके आगे किसी प्रॉब्लम को या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। अगर हम देखते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो हमें दिखता है कि उनके अलग अलग वेग आइडियाज़ हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को तुम्हारा सुपरस्टिशन के साथ भी करेक्टराइज़ किया जाता है, उसके साथ भी एसोसिएट करा जाता है। मतलब सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, मतलब अंधविश्वास के साथ, शक के साथ, डाउट के साथ भी जोड़ा जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। भूत प्रेत वगैरह के साथ भी तुम्हारा जोड़ा जाता है, इग्नोरेंस के साथ भी, फियर, डर के साथ भी जोड़ा जाता है, तुम्हारा एसोसिएट करा जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। मेन तो अंधविश्वास के साथ जोड़ा जाता है। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बता रखे कि स्टिग्मा जो कि मेंटल इलनेस के साथ अटैच हुआ होता है किसी भी पर्सन की, उसका मतलब यह है कि लोग हेजिटेंट हैं, लोग नर्वस फील करते हैं जब वो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर या इस बात को लेकर कि वो सोसाइटी से थोड़ा अलग है, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खुद को एनवायरनमेंट में ढाल नहीं पा रहे, या उन्हें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम आती है, और वो पूरे ढंग से बताते ही नहीं हैं, उन्हें शर्म आती है खुद पर। ठीक है, लाइक उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो डरते हैं शेयर करने में ऐसे ये सब चीज़ें। बेसिकली उन्हें शर्म आती है खुद पर, थोड़ा एक कहते हैं ना घिन आती है उन्हें, वो हेजिटेंट होते हैं, तभी बहुत शर्माते हैं, ढंग से खुल के बता नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम्स की, बेसिकली उन्हें क्या क्या दिक्कत है, वो क्या क्या फील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें अडेप्ट करने में दिक्कत आ रही है अपने एनवायरनमेंट में, कौन सी चीज़ों से उन्हें अफेक्ट हो रहा है गलत तरीके से। तो इसलिए वो नर्वस हो जाते हैं उस टाइम पे, और बेसिकली उन्हें खुद पे शर्म आती है, खुद पर, मतलब उन्हें अच्छा फील नहीं होता कि हम लोग ये ऐसे अलग क्यों हैं, या हमें क्यों ये प्रॉब्लम है, किसी और को क्यों नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इंडिकेट करता है तुम्हारा फेलियर
इन अडेप्टेशन, तुम खुद को जब अडेप्ट नहीं कर पाते ना अपने आसपास की चेंजिंग सिचुएशंस में और अपने इन्वायरमेंट में जहाँ तुम रहते हो, उस वहाँ पर तुम अडेप्ट करने में जब फेल हो जाते हो तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसी चीज़ को ये उसी की तरफ ही उंगली कर रहा है, उसी को ही इंडिकेट कर रहा है, वही चीज़ बता रहा है, वही डिटरमाइन हो रहा है यहाँ से। और इसी को ही तुम देख सकते हो, इसी को ही हम व्यू कर सकते हैं एज एनी अदर इलनेस। किसी और भी बीमारी की तरह तुम इसी को ले सकते हो या देख सकते हो। लिखा है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इंडिकेट्स फेलियर इन अडेप्टेशन एंड शुड बी व्यूड एज एनी अदर इलनेस। किसी और बीमारी की तरह भी तुम इसे ले सकते हो या देख सकते हो। यही ये बात दिखाता है या बताता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, इंट्रो हो गया और फर्स्ट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इसमें इतने में कोई भी डाउट है, जितना पढ़ाया है तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।